आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं रतन कुमार भारती। हम जो है एमए सेकेंड सेमेस्टर के विषय को देख रहे हैं, सेकेंड पेपर, जिसमें समकालीन विश्व के अंतर्गत हमारा टॉपिक है इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक को देख रहे हैं, थोड़ा लंबा जा रहा है। हम जो है इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उसमें हो रही घटनाएं, प्रथम पुलिस कार्रवाई को हमने देख चुके थे और उसके बाद जो है जो आगे की घटनाएं हैं, द्वितीय पुलिस कार्रवाई, उसके पश्चात जो है उसकी आंतरिक नीति पर जो है हम आज प्रकाश डालेंगे। देखते हैं, युद्ध विराम संधि पुनः 19 सितंबर 1948 ईस्वी में भंग कर दी गई थी। उसके उपरांत दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष छिड़ गया। गणराज्य की सेना को छत बिछत कर दी गई और उसके नेताओं को कैद कर लिया गया। सुरक्षा परिषद ने एक संकटकालीन बैठक में 22 दिसंबर की समस्या पर फिर से विचार किया गया। उसने हॉलैंड को लड़ाई रोकने, गणराज्य के प्रधान तथा अन्य कूटनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए कहा। इस बीच 20 जनवरी से 23 जनवरी 1949 ईस्वी तक नई दिल्ली में इंडोनेशिया की समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें डच कार्यवाही को घोर निंदा की गई थी। 28 जनवरी 1949 ईस्वी को सुरक्षा परिषद ने दूसरा युद्ध विराम आदेश जारी किया। डचों ने कुछ समय तो इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन उपरांत में अमेरिका के दबाव के कारण 2 मार्च 1949 ईस्वी को हेग में इस विषय पर गोलमेज सम्मेलन बुलाने का लिए तैयार हो गए। लंबी संधि वार्ता के उपरांत डचों ने अपनी सेनाएं जावा तथा सुमात्रा से लौटा ली। हेग का सम्मेलन 23 अगस्त से 2 नवंबर 1949 तक हुआ। 2 नवंबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार संयुक्त राज्य इंडोनेशिया को 16 राज्य सहित नीदरलैंड्स की साझेदारी में समान स्तर पर एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य में शामिल करने का निश्चय किया गया। किंतु प्रस्तावित संघ सरकार ने डच न्यू गिनी या वेस्ट इंडियन के समाविष्ट नहीं किया गया। 27 दिसंबर 1949 ईस्वी को एक औपचारिक समारोह में इंडोनेशिया ने डच शासकों से पूर्ण सार्वभौमिकता प्राप्त की और राजधानी का नाम बटेविया से बदलकर जकार्ता रखा। वाशिंगटन ने शीघ्र ही नए राज्य को राजनीतिक मान्यता प्रदान की और उसको राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्राप्त हो गई। अब देखते हैं इंडोनेशिया में गणराज्य का गठन। डच क्राउन की छत्र छाया में संघीय राज्य इंडोनेशिया की स्थापना कर देश में शांति वातावरण तैयार नहीं किया जा सका। इंडोनेशिया के लोग नीदरलैंड से एकदम अलग एक एकात्मक राज्य के इच्छुक थे। उन्होंने राज्य के संघीय स्वरूप को खत्म करने के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया तथा 15 अगस्त 1950 को 16 राज्यों के मूल संघ के स्थान पर इंडोनेशिया गणतंत्र के नाम पर 16 प्रांतों वाले एक एकात्मक राज्य की स्थापना की गई। 10 अगस्त 1954 को पारस्परिक सहमति से इंडोनेशिया तथा नीदरलैंड्स के बीच प्रस्तावित संघ का इरादा त्याग दिया गया। दोनों देशों ने परस्पर सार्वभौम राज्य वाले संबंध स्थापित किए। आगे हम देखते हैं इंडोनेशिया की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। देखते हैं इंडोनेशिया की आंतरिक स्थिति को जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया। स्वाभाविक सी बात है, जिस राज्य पर या जिस देश पर अन्य देश का अधिकार हो और उस अधिकार से उनको छूटने के पश्चात उनकी स्थिति कैसी होगी। तो इस तरह इंडोनेशिया के विदेश नीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी आंतरिक स्थिति को समझना जरूरी है। जब विदेशी आधिपत्य से इंडोनेशिया आजाद हुआ तो उसकी 80% जनता अशिक्षित थी।
जनसंख्या के बहुजातीय स्वरूप के कारण सभी देशों उसमें क्या हुआ था, फूट और मतभेद उत्पन्न हो गया था। कुछ काल तक गणराज्य में पूर्ण अराजकता कायम रही। कूटनीतिक पार्टियों की अधिकता ने देश में पूर्ण अव्यवस्था फैला दी। इंडोनेशिया में कई दल बन गए थे, जैसे राष्ट्रवादी दल, साम्यवादी दल तथा मुसलमानों में दो संगठन, मुस्लिम संघ अथवा मसजूसी और रूढ़िवादी इस्लाम, चार मुख्य प्रतिद्वंदी थे। इनमें आपसी संघर्ष होता रहता था। अक्टूबर 1956 ईस्वी में राष्ट्रपति सुकर्ण ने इतने सारे कूटनीतिक दलों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया और एशियाई देशों के लिए पाश्चात्य उदारवादी गणतंत्र को हानिकारक भी बताया। पश्चिमी राष्ट्रों के जो समर्थक थे, मखजूमी सरकार को 1952 में पारस्परिक सुरक्षा योजना के तहत अमेरिकी मदद प्राप्त करने के कारण एक अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपदस्थ कर दिया गया तथा राष्ट्रवादी ने साम्यवादियों की सहायता में डॉक्टर अली शास्त्रोमी-दजोजो के नेतृत्व में नई सरकार का निर्माण हुआ। इंडोनेशिया में प्रथम बार संसदीय चुनाव सन 1955 में संपन्न हुआ। इनमें 22 कूटनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार। स्वाभाविक सी बात है, कॉल आ गया था हमारे एक मित्र का। इनमें 22 कूटनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए, इसलिए किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तथा एक मिलीजुली सरकार की स्थापना की गई। इसके तुरंत ही सरकार की आर्थिक स्थिति जो थी वो डाउन हो गई और इसी आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट होकर कुछ द्वीपों ने और वहां के लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। इस घटना के कारण 14 मार्च 1957 ईस्वी को डॉक्टर शास्त्रोमी-दजोजो के मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ा और राष्ट्रपति सुकर्ण ने सारे देश में सैनिक शासन लागू कर दिया और डॉक्टर जुआंडा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनके मंत्रिमंडल में सिर्फ विशेषज्ञों को ही रखा गया, जो मंत्रिमंडल से संबंधित जो अपने कार्य के प्रति जानकार हो, ऐसे व्यक्तियों को ही महत्व दिया गया। राष्ट्रपति सुकर्ण ने देश की समझ अपने दिग्दर्शित लोकतंत्र की योजना रखी, किंतु सुमात्रा, बोर्नियो तथा सेलिबस केंद्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। विद्रोहियों की क्रांतिकारी परिषद ने 10 फरवरी 1958 ईस्वी को इंडोनेशिया की सरकार को यह अल्टीमेटम दिया कि वह साम्यवादियों से सहानुभूति रखने वाली डॉक्टर जुआंडा की सरकार को भंग करके साम्यवादी विहीन मंत्रिमंडल का निर्माण करे। 15 फरवरी 1958 ईस्वी को सुमात्रा के विद्रोहियों ने एक अलग सरकार स्थापित कर ली। इस समय राष्ट्रपति सुकर्ण जो थे वो अवकाश में थे और विदेश यात्रा गए थे, इसलिए जो घट रही घटनाएं थी उन घटनाओं पर जो है वो सीधा अंकुश नहीं लगाया जा सका। लेकिन जैसे ही वो विदेश यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने क्या किया, इन सारे विद्रोहों को दबा दिया, कुचल दिया और देश में जो आपातकाल की जो घटनाएं थी उसको जो है सुधारने के लिए जो है प्रयास भी किया। सुकर्ण ने दिग्दर्शित लोकतंत्र की अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए देश के सभी कूटनीतिक दलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके थोड़े ही दिनों उपरांत अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने नेशनल फ्रंट के नाम से एक नया कूटनीतिक संगठन तथा पीपुल्स कंसल्टेशन कांग्रेस के नाम से सर्वोच्च राज्य संख्या की स्थापना की घोषणा की। मार्च 1960 ईस्वी को सुकर्ण ने संसद को भंग कर दिया और इस प्रकार राष्ट्रपति सुकर्ण ने विदेश इंडोनेशिया में अपनी तानाशाह शासन स्थापित कर लिया।
इसके विरोध में 1963 में राष्ट्रपति सुकर्ण की हत्या के 2 बार भी प्रयास किए गए, लेकिन षड्यंत्रकारियों को यह सफलता नहीं मिली। तो ऐसी थी इंडोनेशिया की आंतरिक स्थिति। आगे हम इंडोनेशिया की विदेश नीति देखेंगे। उसके बाद हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।